हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य, कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, यानी हमारा अतीत भाग नंबर 1 NCERT। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत समय पहले शासक कैसे बनते थे। हम अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। राजा जन किसके द्वारा, लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु 3-4 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजित करके राजा बन जाते थे। अश्वमेध यज्ञ ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। जैसा कि आपने महाभारत में देखा था, जब पांडवों ने कौरवों को हराया था, यानी महाभारत का युद्ध जीता था, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करा गया था। श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था रावण को हराने के बाद। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्हें घोड़ा को जाने दिया तो इसका मतलब था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। जो अश्वमेध यज्ञ है किसके द्वारा संपन्न होता, पुरोहितों के द्वारा। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। राजा का मुख्य स्थान होता है आयोजन में। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के विशेष आसन पर बिठा सकता था। राज सिंहासन पर बिठा सकता था या बाग की खाल पर बिठा सकता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। सहचर होता था सहायक, सलाह देने वाला। युद्ध क्षेत्र में कौन होता था, उसका सारथी होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा, जो राजा का सारथी होता था, और राजा की विजयों का अन्य गुणों का गुणगान करता था। कौन, राजा का सारथी। राजा को सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों, पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर होता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़कता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़कता था। साथ साथ अन्य अनुष्ठान भी किए जाते थे। विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। विष या वैश्य कौन होते, व्यापारी होते हैं जो व्यापार करते हैं। वो लोग राजा के लिए उपहार लेकर आते थे, जिन्हें पुरोहित सूत्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता, यानी पुरोहितों को अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक कहते हैं। ऋग्वेद के बाद जिन वेदों को रचा गया उन्हें क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक, यानी बाद में रचे गए हैं। और वेदों की रचना, ग्रंथों की रचना कहाँ पर की गई है, गंगा यमुना क्षेत्र में की गई है। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे। पुरोहित और योद्धा ही केवल वैभवशाली आनंद का जीवन जीते थे। वहीं कुछ कृषक व्यापारी भी धनवान थे। कुछ कृषक और व्यापारी भी थोड़े बहुत धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले
शिकारी भोजन संग्रह निर्धन थे, बाकी सभी निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते हैं। पुरोहितों ने या ब्राह्मणों ने लोगों को या समाज को 4 वर्गों में बांटा था। उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। सबसे ऊपर कौन सा वर्ण था? ब्राह्मणों का। इन ब्राह्मणों ने खुद को सबसे ऊपर बनाया। उनका काम वेदों का अध्ययन करना और अध्यापन, यानी वेदों को खुद को पढ़ना और औरों को पढ़ाना और यह करना का काम करते ब्राह्मण करते थे, जिनके लिए उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें अक्षत्रिय कहा जाता है। दूसरा स्थान किसका था? शासकों का। शासक किससे आते हैं? अक्षत्रिय वर्ग से आते हैं। उनका काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। और तीसरे स्थान पर विष या वैश्य आते हैं। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। किसमें? वैश्य में या विष में। कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय वैश्य दोनों को यज्ञ करने के अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। वर्ण व्यवस्था में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना, यानी जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे और जो वैश्य थे, इन तीनों की सेवा कौन करते थे? शूद्र करते थे। इन्हें कोई अनुसरण करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता। जो महिलाएं थी, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे क्षत्रिय की, चाहे वैश्य की, इन महिलाओं को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं तथा अन्य शूद्रों को वेदों का अध्ययन अधिकार नहीं था। महिलाओं को और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होगी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्रह शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने और जलाने का काम करते थे। शवों को जलाने का, दफनाने का काम भी करते थे, वो भी अछूत माने जाते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। तो अछूत लोगों से इनसे किसी प्रकार का संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। जो ब्राह्मणों द्वारा व्यवस्था बनाई गई इसको स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर व्यवस्था निर्धारित सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की है। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहित का प्रभाव बहुत सीमित था। जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों का राजा माने जाने लगे थे। महायज्ञों को करने वाले राजा, जो महायज्ञों को राजा करते थे, अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन का बसने की जगह। जैसे आज गांव में है, ग्रामीण लोगों के बसने की जगह है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद थे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियां खुदाई की गई है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हसनापुर, है, और अटा के पास अंतर्जित खेड़ा में प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलों का प्रयोग करते थे। यानी चावल, गेहूं, धान जो खाद्य फसलें हैं, दालें खाते हैं, गन्ना एक मीठा पेय पदार्थ है, तिल एक पेय पदार्थ के रूप में, सरसों तेल के रूप में प्रयोग किया जाता था।
चित्रित दूसर पात्र। इसी तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ होती थी, कटोरियाँ होती थी। पात्र बहुत पतली चादर सतह के, सुंदर, चिकने और शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ दूसर, कुछ लाल रंग के थे। जो लोग मिट्टी के बर्तन कैसे होते थे, और लाल रंग के भी होते, दूसरे रंग के भी होते थे। इन पुरस्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित दूसर पात्र कहते हैं। पुरस्थलों से प्राप्त कुछ विशेष प्रकार के बर्तनों को कहते हैं चित्रित। चित्र बनाए गए हैं दूसर पात्र, इन धुएं में पकाए गए हैं। जैसे इनके नाम से स्पष्ट है कि बर्तनों में चित्रकारी की जाती थी। आमतौर पर चित्रकारी सरल रेखाएं, ज्यामितीय आकृतियों के रूप में थी। आज भी मटकों पर चित्रकारी की जाती है लाइनिंग के रूप में। और आज कुछ मटकों पर चित्रकारी कैसे की जाती है, कई लड़का बना देते हैं, कई लड़कियां बना देते हैं। महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाता है। 2500 साल पहले महाजनपदों का विकास हुआ था, जन्म हुआ था। जो कुछ जनपद थे वो बहुत बड़े हो गए थे। महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। जो महाजनपद थे, एक महाजनपद की मोस्टली एक ही कैपिटल राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंचे, प्रभावशाली दीवार खड़ी करने अपनी समृद्धि महत्वपूर्ण जनपद, नगर। चलिए मैप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कर लीजिए, देख लीजिए। इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी, वज्जी, अंग, वैशाली, मगध, राजगृह, कौशाम्बी। राजगृह किस नदी के तट पर है? सोन नदी के तट पे है। इधर कौशल इस नदी के तट पे है। और जैसे गंगा नदी के तट पर पांचाल और हस्तिनापुर हैं। और कुरुक्षेत्र यमुना नदी के तट पे है, यानी कुरुक्षेत्र के आसपास। चंबा नदी यहाँ पर कौन सी है? उज्जैन, अवंती है इस पर। नीचे नर्मदा, ताप्ती हैं। गांधार किस नदी के तट पर था? जहाँ की गांधारी थी। गांधारी किसकी पत्नी थी? धृतराष्ट्र की, यानी कौरवों की माँ। कहाँ की थी? गांधार की। गांधार झेलम नदी के तट पर था। और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों की, पत्थरों के इंतजाम किया जाता था। हजारों स्त्री, पुरुष, बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। कब? महाजनपदों के विकास के बाद, यानी 2500 साल पहले महाजनपदों का विकास हुआ था। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के के रूप में किया जाता। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। टैक्स या कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों को भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। अब जो महाजनपदों के राजा थे केवल उपहारों पर ही निर्भर नहीं थे, बल्कि टैक्स लेने लगे थे लोगों से। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। जो फसल हैं, फसलों पर टैक्स लगाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। अधिकांश लोग क्या थे? कृषक थे, और कृषि पर टैक्स लगाया गया था। प्राय उपज का 1.6वां भाग हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। महाजनपदों के समय जो टैक्स था वो कृषि का कितना था? 1/6वां भाग था, जिसे भाग कहा जाता है। आज भी कहते हैं भाग, हिस्सा। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्राय
श्रम के रूप में चुकाने थे। जो कारीगर थे उनके ऊपर भी टैक्स लगाए थे, और कारीगर अपना टैक्स कैसे चुकाते थे? उनके पास फसल तो नहीं थी, उपज नहीं थी, तो वो श्रम के रूप में अपना टैक्स चुकाते थे। जैसे एक बुनकर लोहा सुनार को राजा के लिए महीनों में एक दिन काम करना पड़ता था, यानी एक महीने में एक दिन राजा के काम करना पड़ता था लोहार सुनार बुनकर के द्वारा। पशुपालकों को भी जानवरों और उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों का सामान खरीदने बेचने का पर भी टैक्स लगता था। आखेटकों तथा संग्रहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी टैक्स के रूप में। जो आखेटक थे और संग्रहक थे उनको जंगल की वस्तुएं टैक्स के रूप में देनी पड़ती थी राजा को। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। कितने? दो। हल के फाल अब लोहे के बने होते, हल के फाल है अब लोहे के बनाए गए थे। इससे पहले हल के फाल किसके होते थे? लकड़ी के बने होते थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। पहले लकड़ी के फाल थे, अब लोहे के फाल थे, जिसको जमीन को लोहे अच्छी से खोदा जाता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई थी। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। धान की खेती कब शुरू हुई थी? आज से 2500 साल पहले। अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान को पौध तैयार करने उनका रोपण किया शुरू कर दिया था। जैसे आज धान की खेती की जाती है, पहले पौध उगा जाती है, फिर उसको अलग अलग करके पूरे खेत में लगाया जाता है, उसे बोलते हैं रोपण विधि। 2500 साल से पहले जो धान की खेती थी कैसे की जाती थी? धान के बीज छिड़ककर या बीज बोकर। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम होता था। कमर तोड़ परिश्रम किसमें लगता है? चावल की खेती में। ये काम ज़्यादातर दास दासियाँ भूमिहीन खेती हर मजदूर यानी कमकार करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण नगर था, जनपद था। गंगा सोन नदियां मगध से होकर बहती थी। जो मगध से कौन सी नदियां होकर बहती थी? गंगा नदी और सोन नदी। इन नदियों से मगध को क्या मिलता था? यातायात, जल वितरण। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थे क्या? जल वितरण। मगध एक हिस्सा जंगलों से ढक भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगा जाता था। यानी मगध है जो, उसके पास जंगल थे, जंगलों से हाथी मिल जाते थे जिनको युद्ध के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती थी। इसके अलावा क्षेत्र में लोहा अयस्क की खदानें थी। मगध के आसपास लोहा अयस्क की खदानें थी। मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। ये मगध रहा। यहाँ से ये सोन नदी आती है, इधर ये गंगा नदी है। ये क्षेत्र किसका है? मगध का क्षेत्र है। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी, जो सोन नदी के तट पर है। मगध में दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक हुए हैं। एक था बिंबिसार, एक था अजस्त्रु। अजस्त्रु, इन दोनों का कौन सा वंश था? हर्यंकवश। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्नंद एक महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। नंद वंश के शासक हुए हैं महापद्नंद। अति इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था, यानी मगध का विस्तार किया था इसने उत्तर पश्चिम में। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर। बिहार में आधुनिक राजगीर है। पहले का नाम राजगृह था, यानी राजा का घर। कई सालों तक मगध की राजधानी थी। राजगृह किसकी राजधानी? मगध की। आधुनिक समय में इसको क्या कहते हैं? राजगीर कहते हैं। कहाँ पर है ये? बिहार में है। बाद में पाटलिपुत्र नाम हुआ राजगृह का, बाद में पाटलिपुत्र नाम हुआ। आज का पटना को भी राजधानी बनाया गया था मगध की। ठीक है, मगध की दो राजधानियां थी। एक राजगृह जो बिहार में है, जिसको वर्तमान में राजगीर बोलते हैं। दूसरी थी पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना बोलते हैं।
पटना किसी कैपिटल बिहार की कैपिटल है, यानी बिहार की कैपिटल बहुत अधिक पुरानी है। 2300 साल से पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा था सिकंदर। विश्व विजय अभियान करना चाहता, विश्व को जीतना चाहता था सिकंदर। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया कुछ भागों को जीता था। मिस्र को जीता और पश्चिम एशिया के भागों को जीता। भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। भारतीय उपमहाद्वीप में कहां तक पहुंचा था? व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा था। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उसके सिपाही ने इनकार कर दिया था। सिकंदर व्यास नदी को पार करके मगध की ओर चलने लगा तो उसके सिपाहियों ने आगे जाने से इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल सेना, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, यानी भारत से बहुत अधिक डरते थे। वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी था। मगध के पास में एक वज्जी नामक स्थान भी था जिसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली वर्तमान में बिहार है। वैशाली थी किसकी राजधानी? वज्जी की, वर्तमान में बिहार है। यहाँ एक लगभग किस्म का शासन व्यवस्था थी जिसे गणिया संघ कहा जाता है। गण या संघ नामक शासन व्यवस्था कहाँ थी? वज्जी में थी। वज्जी की कैपिटल वैशाली थी, बिहार में। गण या संघ में कई शासक होते थे। यह संघ था जो या गण था, इसमें कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। जिस प्रकार से आज आप देखते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत में छोटे अनेक राज्य हैं, उसी प्रकार से जो वज्जी थी जिसकी कैपिटल वैशाली थी, जो वर्तमान बिहार में है, वहाँ पर भी गण या संघ में कई शासक थे, छोटे छोटे, लेकिन सभी साथ मिलकर शासन करते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। ये सभी एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत करते। जो वज्जी के राजा थे वह सभाओं में बैठकर बातचीत करते थे, बहस करते थे, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना चाहिए। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चा करते थे। स्त्रियां, दास, कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। यानी वज्जी के जो संघ या जन जब वो सभा करते थे तो उस सभा में कौन भाग नहीं लेते थे? स्त्रियां भाग नहीं लेती, न दास भाग लेते और न ही कर्मकार इन सभाओं में भाग ले सकते थे। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। गण का मतलब होता है अधिक सदस्यों के लिए। संघ संगठन या सभा होती है। बुद्ध और महावीर, जिनके बारे में अध्याय 6 में पढ़ोगे आप, दोनों ही गण से संबंधित थे या संघ से संबंधित थे। दोनों ही बुद्ध और महावीर हैं, दोनों गण या बुद्ध से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्ण मिलता है, यानी बौद्ध साहित्य में संघों का बहुत ही महत्वपूर्ण सजीव वर्ण मिलता है। वज्जी संघ का यह वर्ण दिग् निकाय में किया गया है। वज्जी संघ है उसका वर्ण किस में है? दिग् निकाय में। दिग् निकाय का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध से है। दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दिग् निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कई व्याख्यान किए गए हैं। इसे 2300 साल पहले लिखा गया था। 2300 साल पहले किसे लिखा गया था? बौद्ध ग्रंथ है दिग् निकाय को। किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध के व्याख्यान किए गए इसमें। अजातशत्रु या वज्जी संघ। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वस्माकार को बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु ने अपना एक मंत्री था वस्माकार, उसको बुद्ध के पास भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वहाँ पर सभाएं नियमित रूप से होती है, चर्चाएं होती है, वाद विवाद होता है, लोग इकट्ठे बैठकर निर्णय लेते हैं।
वे पूर्ण नियमित सभाएं करते होंगे रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारस्परिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन उनकी बातों को मानते रहेंगे, तब तक वज्जीवासी उन्नति करते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों गांवों में चैत्यों को रख रखाव करें, विभिन्न मत वाली सतों का सम्मान करें, उनके आने पर जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। कई शक्तिशाली राजा थे जो इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता था। इनका जो संघ थे, इनका राज्य आज से 1500 साल पहले चला। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त की थी। जो वज्जी था, वज्जी में जो संघ थे, गण थे, इन पर विजय प्राप्त किसने की थी? गुप्त शासकों ने की थी। यूनान एथेंस में सबसे पहले ओलंपिक भी हुए थे। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चल रही थी। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पद नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवा देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यक्तिगत शिल्पकार के रूप में एथेंस में रहने वाले काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले। एथेंस में खदानें, घर, कार्यशालाएं हैं। दासों का भी नागरिक अधिकार नहीं मिला। कहाँ पर? एथेंस में। चलिए इस लेसन के हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दिग् निकाय का लेख कितने साल पुराना है? 2300 साल पहले, गण या संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले। इस लेसन के जो हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपको वीडियो कैसी लगी? लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया था? कुछ लोगों को जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। कुछ राजा खुद को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था को ठीक नहीं मानते थे। कुछ लोगों का मानना था कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको होना चाहिए। महाजनपदों के राजा और ऋग्वेद के राजा में भिन्नता थी। महाजनपदों के राजा महल में रहते थे, उनकी बड़ी राजधानियाँ थी। राजा महल में नहीं रहते, उनकी राजधानियाँ थी। राजा के पास अपनी विशाल सेना होती थी। राजा के पास अपनी विशाल सेना नहीं थी। ऋग्वेद में शिकारी व खाद्य संग्रह राजाओं को क्या देते थे? राजाओं को जड़ी बूटियाँ, हिरण, बाघ, जानवरों की खाल, हाथी दांत देते थे। वज्जी संघ और अन्य महाजनपद आपस में मेल जोल का कार्य करते थे। राजा स्वेच्छा से अपना कार्य करते थे। महाजनपदों में पारंपरिक नियमों का पालन होता था, पारंपरिक नियमों का उल्लंघन होता था और किसी प्रकार के पारंपरिक नियम भी नहीं होते थे। पूर्णतः नियमित सभाएं होती थी। राजा सलाह तो लेते थे परंतु फैसला अपनी इच्छा से लेते थे। यहाँ पर फैसला सभाओं द्वारा लिया जाता था। अभ्यास के प्रश्न करते हैं। अश्वमेध यज्ञ, घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बिल्कुल सही है। राजा के ऊपर साथ ही पवित्र जल छिड़कता था। गलत है। राजा के ऊपर पवित्र जल कौन छिड़कता था? केवल ब्राह्मण या पुरोहित ही छिड़कता था। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। महल नहीं मिले हैं, झोपड़ियाँ मिली हैं। झोपड़ियाँ। चित्रित दूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। नहीं, चित्रित दूसरे पात्रों में अनाज नहीं बल्कि में जल भी रखा जाता था। महाजनपदों में बहुत से नगर किला बंद थे। बिल्कुल सही है ये। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे?
जो गण थे, इस गण में जो सभाएं होती थी, खासकर वज्जी गण या वज्जी संघ था, उसमें कौन हिस्सा नहीं ले सकते? स्त्रियां, दास और कर्मकार सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे और न ही चर्चा कर सकते थे। महाजनपदों के राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे? कुछ राजा बाहरी राजाओं के आक्रमण के भय से अपनी सुरक्षा चाहते थे। कुछ राजा अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए किले बनवाए थे। आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों की चुनाव से किस प्रकार भिन्न थी? आज शासकों का चुनाव आम जनता द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता था। आज जो चुनाव है जनता द्वारा मतदान से किया जाता है, परंतु जनपदों में कुछ लोग बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा बन जाते थे। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।